अच्छा काम सीखने के लिए सिखाना पड़ता है, खराब काम सीखने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है। आज की जो महिलाएं बच्चे हैं ये इसमें इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, मतलब अदर कास्ट में या इंटरनेशनल कास्ट में ये इन्हें यही पता नहीं हमारा धर्म क्या है। जैसे मेरी जब दादी थी, अभी तो वो नहीं है, तो हम जो बचपन पे थे तो उस समय हम अपने दादी के पैर दबाते थे या बाबा के पैर दबाते थे। लेकिन ये चीज़ें मैं अपने मित्रों में अब देखता हूँ, या जो भी बाहर जो हमारे रिलेटिव वगैरह हैं या जो जानने वाले हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ, तो ये चीज़ें लगभग खत्म होती जा रही हैं। ये बच्चे जो हैं आजकल फ़ोन में ही ज़्यादातर लगे रहते हैं। माँ बाप तो दूर, दादी बाबा के पास भी बैठना शायद ही पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि वर्तमान में ये इस वर्तमान में जो आप जिससे बात कर रहे हैं ये आज की आखिरी पीढ़ी है। आप इस मंच के माध्यम से कोई एक ऐसा संदेश जो देना चाहें, जो आप सोच कर आए हैं? मैं ये संदेश देता हूँ, आज समाज जो द्वैत सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, हमको एक टीम बना करके आंदोलन के रूप में जगह जगह घर घर हमको जगह जाना चाहिए। जैसे आपके यहाँ हमने 2-3 बार हवन किया था, उसमें एक ईसाई लड़का बनना चाह रहा था आपके यहाँ, तो उसको मैंने कहा मुझे नाम बताइए उसका, मैं घर बताऊँ तो उसकी कंप्लेंट करूँगा, तो वो फिर खामोश हो गया, चुप हो गया। हमें अपनी बात कहने के लिए जगह जगह जब भी कहीं बात हो तो हमें संस्कृति की बात करना हो, संस्कृति की रक्षा करेंगे। वो कहते हैं धर्मो रक्षता रस्ते, धर्म की रक्षा आप करेंगे और तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आज के युवाओं को आर्य समाज किस प्रकार से प्रेरित करता है? क्योंकि जो युवा हैं आजकल के, वो सोशल मीडिया पर तो धर्म प्रेमी हैं बहुत बड़े, या जय श्री राम जो भी है, देशभक्ति बहुत भरी पड़ी है उनमें, लेकिन वो ग्राउंड पे, जमीनी स्तर पे इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना पैसा नहीं खर्च करते हैं सेवा में, ना अपना तन देते हैं। अपना पैसा खर्च करो, 10 अंश बचा करके, हर चीज़, हर कमाने वाला 10 अंश अपना बचाए। अपना पैसा खर्च करोगे तो समय भी खर्च करोगे। ये लोग पैसा कमाते हैं, उस कमाए हुए को पैसा उसमें खर्च करते हैं, इसलिए उनका कार्य सफल नहीं होता है। आप सत्य की बागडोर पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, और टकराने की जितनी बार असफल होंगे उतनी बार फिर एक बार सफलता ऐसी प्राप्त होगी कि जिसको लोग या। अच्छा, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो पहले तो बाल विवाह हुआ करते थे, वो किसी न किसी चीज़ को देख के हुआ करते थे, क्योंकि उस समय जो है जो बच्चियां होती थी उन पर बहुत जुल्म होते थे। आज के समय में बाल विवाह और नारी जो शिक्षा होती है, नारी की शिक्षा के बारे में जो बात होती है, उसमें आर्य समाज कैसे अपना संदेश देना चाहेगा? आर्य समाज का बिल्कुल लिखा पढ़ी में शुद्ध साफ संदेश है कि जो हमारी पद्धति है मोबाइल वाली, इसको इसमें से हटा दिया जाए। क्योंकि मोबाइल पे जो फेसबुक है उसमें बहुत गंदे चित्र, बहुत गंदी चीज़ें आती हैं। तो कैसे कहूँ, अच्छा काम सीखने के लिए सिखाना पड़ता है, खराब काम सीखने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है। आज की जो महिलाएं बच्चे हैं ये इसमें इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, मतलब अदर कास्ट में या इंटरनेशनल कास्ट में ये इन्हें यही पता नहीं हमारा धर्म क्या है, हम कैसे रुकें। अगर हमने एक आप हैं पढ़े लिखे, आपने गलती करी, हमने कहा जब राजा ने गलती कर दी तो हमें गलती करने में क्या बात। इसलिए सत्संग में आना, कौन से सत्संग में, जिसमें अच्छा सत्संग है, जहाँ सत्य की बात पढ़ाई जाती हो, वहाँ पर जाइए सत्संग। जैसे आप आर्य समाज में 2 साल तक जुड़े हुए, वहाँ आपको मौका बोलने का मिलता है। आपने अपने स्टूडियो के बारे में बताया, आपने उन लड़कियों के बारे में बताया कि तुम अभी पढ़ करके निकली हो, आगे कहीं भटक ना जाओ। तो क्यों, इसलिए आप वो बच्चियाँ को तुम निमंत्रण दे रहे हो कि यहाँ आकर अपना इंटरव्यू दें, तो उन्हें गर्व होगा कि उनके माँ बाप सुनेंगे कि हमारी बच्ची ने वहाँ जाके इंटरव्यू दिया। तो ये इस तरह से हम अपनी शिक्षा को बढ़ चढ़ के समाज में स्थापित कर सकते हैं, और दिमाग में से निकाल दी जाए छोटा कौन है बड़ा कौन। आप देखते होंगे स्कूल में किसी ज़माने में डोम भंगी जमादार, वो भी टीचर हुआ करते थे। और तो जो बच्चा सुबह जाता था ये बगैर पैर छुए स्कूल में नहीं बैठता था मेरे टाइम में, बाद में भी।
अब नहीं है। और ये सुबह लिखा बताया जाता था कि अपने माँ बाप के पैर छू के आया है कि नहीं, ये भी संस्कार है। आपने ये बात कही तो इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि जैसे मेरी जब दादी थी, अभी तो वो नहीं है, हाँ। तो हम जो बचपन पे थे तो उस समय हम अपने दादी के पैर दबाते थे या बाबा के पैर दबाते थे। लेकिन ये चीज़ें मैं अपने मित्रों में अब देखता हूँ, या जो भी बाहर जो हमारे रिलेटिव वगैरह हैं या जो जानने वाले हैं उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ, तो ये चीज़ें लगभग ख़त्म होती जा रही हैं। ये बच्चे जो हैं आजकल फ़ोन में ही ज़्यादातर लगे रहते हैं। माँ बाप तो दूर, दादी बाबा के पास भी बैठना शायद ही पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि वर्तमान में इस वर्तमान में जो आप जिससे बात कर रहे हैं, इस समाज की आखिरी पीढ़ी है। अरे नहीं, इस समाज में जिस उम्र में आप मुझसे बात कर रहे हो, ये समाज की आखिरी पीढ़ी है। इसने 80 बरस तक जो अनुभव प्राप्त किए हैं, जी, जिन जिन बीच में नुकसान हुआ है उनको छोड़ा है, जिनमें फ़ायदा हुआ है उस काम को किया है। तो उससे आप जाइए, बुजुर्गों से बात करिए। तो नंबर 1 तो आपने बुजुर्ग को प्रसन्न कर दिया, फिर वो कहेगा बेटा कैसे आए हो, तो वो तुमसे अपनी बात पूछेंगे। छोटी सी बात बताता हूँ उदाहरण के रूप में। एक बैठा हुआ था, बकरे में और घोड़े में बहुत मित्रता थी। जी, घोड़ा बीमार हो गया, हाँ, तो मालिक दोनों से बहुत प्यार करता था। डॉक्टर आया, उसने कहा 4 दिन में अगर घोड़ा ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना इसे इंजेक्शन देके मारना पड़ेगा, ऐसी बीमारी इसमें है। तो क्या हुआ, बकरे ने कहा घोड़े से कि तुम तीसरे दिन उठ जाना, वरना बगैर मारे मर जाओगे। ले जा, तीसरे दिन घोड़ा जो है जैसे वो इंजेक्शन लेके आया, घोड़ा उठ गया और दौड़ के भाग गया। अब आया बकरे का नंबर, तो वो मालिक बहुत खुश हुआ, घोड़ा। और तो डॉक्टर का आज भाई इसी खुशी में बकरा काटा जाएगा। तो उस बकरे ने घोड़े की तो जान बचा दी, पर अपनी जान नहीं बचा पाया। तो हमें इस समाज में ये कार्य करते हुए देखना है कि तुम्हें भी बचाना है। शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा दिन जीवित रहेगा तो तुम्हें शिक्षा ज़्यादा अच्छी दे सकता है, और अशिक्षित व्यक्ति अगर आ गया तो वो तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता है, तुम्हें डुबा सकता है। गुरु गोविंद सिंह की आप कथा में आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो बता दें। जोरावर फतेह सिंह, 2 बेटे थे, 7 साल और 9 साल। दोनों को औरंगजेब ने दीवार में चलवा दिया। तो जो बड़ा वाला बेटा कह रहा था मेरी तरफ दीवार पहले ऊंची करो, जब इतना हो गए बोले मेरी तरफ पहले ढक दो। छोटा वाला कहता था जोरावर मेरी पहले कर दो। और गुरु गोविंद का दोनों को एक साथ मार दो मेरे सामने। तो ऐसे लोगों ने देश की रक्षा की है। ऐसे लोगों को आप नमन करिएगा कि इन लोगों ने हमको शिक्षा दे करके हमको हौसला बनाया, हमको साथ बचे कि हम कुछ काम कर सकें। आज तो अब ऐसा होता है कि कोई भी भगत सिंह की ज़रूरत तो सबको है, लेकिन भगत सिंह हमारे घर में ना हो, वो पड़ोस के घर में हो, क्योंकि हम अपने बेटे को नहीं भेजना चाहते जंग में या कहीं भी, पड़ोस का बेटा जाए। ये मानसिकता बनी रखी है अभी पूरे समाज में। यह है, आपसे इससे पहले मैं एक शेर सुना चुका हूँ। हाँ। एक कभी वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है। वो बात आपकी वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है। हमको दिखाई देता है कि इस फरीदपुर में वीर कोई नहीं है, लेकिन ये जमीन फरीदपुर में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की ज़मीन है। यहाँ पर कहीं न कहीं कोई बहादुर पुरुष पैदा होता है और उसके पीछे चल कर के हम नेतृत्व उसके में रहते हैं और हम करते हैं। आज समाज में इतनी चीज़ें जो है मौजूद हैं जिनके बेस पर अगर कोई भी व्यक्ति पालन करे या उसको फॉलो करे तो मैं कहता हूँ उसके जीवन में सच में बहुत परिवर्तन आ सकता है। आज समाज से अगर कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला तो प्रवेश पत्र मिलता है जी, और 3 साल तक उसे अस्थायी रूप से उसे सदस्य बनाया जाता है। 3 साल तक उसमें गतिविधियां देखी जाती हैं कि जब हमने उसे प्रवेश लिया तब उसमें कितनी बुराइयां थीं और जब 3 साल में कितनी बुराइयों से उसने त्याग किया है।
3 साल के बाद उसे स्थायी रूप से मान लिया जाता है। तो ये 4 चीज़ों का इसमें घोर विरोध है। झूठ बोलने का, शराब पीने का, मीट खाने का और धूम्रपान करने का। तो ये आपने देखा होगा आर्य समाज में, आपको बैठते हो गए, इन लोग कम करते हैं, नहीं है, सुरती वृत्ति नहीं खाते हैं। तो इससे आचरण बनता है। और दूसरी बात है कि 13 बातें हैं आदमी को ऊंचा उठने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना, 4 से 5 के बीच में कितनी अवस्था में आप उठ जाइए, एक बार परमात्मा को याद करिए। क्यों? शाम को मृत सैया पे लेटे हुए थे, आपको नहीं पता है तुम्हारे घर में कौन आया, कौन गया, कौन रात भर में क्या हुआ। सुबह आप उठे तो परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा होगी कि तुम उठे तो स्वस्थ उठे। परमात्मा को नमन करिए, फिर ब्रह्म यज्ञ करिए, परमात्मा को कई बार नाम लीजिए। किसी मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ओनली सिर्फ आपके मन में हर चीज़ मूर्ति हो कि हम जो कर रहे हैं, मन पहले बता देता गलत है सही है। और इसके बाद मातृ पितृ, माता पिता हैं तो उनको चरण वंदना करिए। और इसके बाद अगर हो सकता है तो देव यज्ञ करिए, हवन करिए। इसके बाद कुछ घर से बूरा चावल कुछ लेकर के, चींटियाँ हैं और जो और जीव हैं उनको फेंक दीजिए, जिससे वो भी सब मनुष्य के ऊपर ही निर्भर हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारा अच्छा अभिवादन के 4 तरीके हैं जी। बाय बाय, नमस्ते, चरण स्पर्श जी। और एक आपको ताज़ा मिसाल देना चाहूँ, मैं तमिलनाडु में गया था जी। हमारे बेटे का वहाँ दोस्त था, तो वो दोस्त रिसीव करने आया था, तो मैं उसके घर पे गया। तो हमने आंटी ने 100 रुपया उन बच्चों को दिया। तो एक घुटना जमीन पे रख कर के और पैरों पर अपना सर रखा। तो अब बताइए, तो उसने, हमने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बोले ये हमारे यहाँ 2 चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक तो तमिलनाडु में तमिल बात करोगे घर में, बाकी तुम शिक्षा जरूर करो, जब घर पे आ जाओ तो तमिल में बात करो, और दूसरा किसी का अभिवादन करो तो ऐसे करो। तो आप कितने ही कष्ट हो, अगर तुमको इस तरह से अभिवादन किया जाएगा तो तुम्हारे अंदर दया आ जाएगी। सही बात। अगर और आपसे हाथ हिला दिया तो तुम्हारे अंदर दया नहीं आई। तो चरण स्पर्श हमारी पुरानी संस्कृति है और हमें पुरानी संस्कृति को रखना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बड़ वृक्ष बनाएं अपने परिवार का, कि आपके फोर फादर क्या थे, उनकी कितनी संतानें थी, उसके बाद कितनी, वर्तमान में आप किसके साथ में हैं। तो हमारे बच्चों को ये बताया जाएगा तो फोर फादर तक की हिस्ट्री उनके पास आ जाएगी, फ्री में, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। नहीं, इन चीज़ों को मुझे मेमोरेबल बनाने के लिए मैं बहुत ध्यान देता हूँ। मैंने अपने बाबा से ये सारी चीज़ें पूछी और मैंने एक रिकॉर्डिंग तैयार कर रखी है। अच्छा, मैंने सेव कर रखी है। बहुत बढ़िया। तो सारी चीज़ें पता है, इसीलिए क्योंकि उनके बाद शायद ही चीज़ें कोई जो है बता पाए। नहीं, बता ही नहीं पाएगा। हाँ। जब अपने पिता बचपन में गुजर गया तो उसे अपने बाप का नाम पूछा ही नहीं गया। हाँ, तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो ये भी हमारी संस्कृति को साथ में है ना ये। और आप इस मंच के माध्यम से कोई एक ऐसा संदेश जो देना चाहें, जो आप सोच कर आए हों। मैं ये संदेश देता हूँ, आर्य समाज जो वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, हमको एक टीम बना करके आंदोलन के रूप में जगह जगह घर घर हमको जगाना चाहिए। जैसे आपके यहाँ हमने 2-3 बार हवन किया था, उसमें एक ईसाई लड़का बनना चाह रहा था आपके यहाँ। तो उसको मैंने कहा मुझे नाम बताइए उसका, मैं घर बताऊँ तो उसकी कंप्लेंट करूँगा। तो वो फिर खामोश हो गया, चुप हो गया। हमें अपनी बात कहने के लिए जगह जगह जब भी कहीं बात हो तो हमें संस्कृति की बात करना हो, संस्कृति की रक्षा करेंगे। वो कहते हैं धर्मो रक्षता रस्ते, धर्म की रक्षा आप करेंगे और तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, वानप्रस्थी जो होते हैं उनको युद्ध के मैदान में आगे कर दिया जाता था राजाओं की, जब राजाओं का राज था। तो किसी राजा की हिम्मत नहीं थी कि वानप्रस्थ में गोली चला दे।
दूसरे नंबर पर गऊओं को आगे कर देते थे। तो किसी राजा की हिम्मत ही नहीं किसी राजा के ऊपर चढ़ाई कर दे। तीसरे नंबर पर महिलाओं को आगे कर देते थे। महिलाओं पे कोई शस्त्र नहीं चला सकता था। क्यों? वो मर्यादा सब राजाओं पे थी। वो मर्यादा सब राजाओं पे थी। सभी काम ऐसे करते थे। आज जो है 100 बांग्ला कटे तो 100 कट जाए, महिला आवे तो महिला कट जाए। अब कोई नहीं है। अब इतना वो नहीं ध्यान देते हैं। क्योंकि अब शस्त्र की लड़ाई नहीं रही, आधुनिक चीज़ों की लड़ाई रह गई। पहले तो शस्त्र में तलवार थी। सही बात। तो ये है। आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें जो बहुत मजेदार रही हो, किस शब्दों में बताएं? अब मुझे सत्य बोलने का मौका मिला है। हाँ। 37 साल झूठ बोलता रहा। क्या बात कर रहे हैं? मैं जो बात कहता हूं उसे आप समझिए। 37 साल पुलिस ने हमको झूठ बोलना सिखाया। हम सच्चे पकड़ के लाए थे व्यक्ति को, और जहां से पकड़ा था वहां दिखाया नहीं गया, दिखाया और कहीं गया। गवाह कोई और रखा गया। जो गवाह असली था उसने मना कर दिया कि मैं बदमाश की गवाह नहीं दूंगा। तो मैं सन 2031 मई को जब रिटायर हुआ था तो दयानंद मिश्र हमसे बोले कि तुम तो अभी बहुत जवान हो, आप इसके बाद क्या करोगे? हम आपकी नौकरी टाटा फैक्ट्री में लगा दूंगा। मैंने कहा मैं अब नौकरी नहीं करूंगा। मात ऋण पितृ ऋण आचार्य पुरुषोवेदा। मैंने माता का ऋण उतार दिया, पिता का ऋण उतार दिया, आचार्य का ऋण और पुलिस का भी ऋण उतार दिया। मुझ पे अब किसी का कर्ज बकाया नहीं। आज से मैं ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा, जिसका मालिक मैं स्वयं हूँगा। अभी तक मेरे जीवन के मालिक आप रहे कि कप्तान साहब आ रहे हैं, ऐसा कर लो। आज से बाद में कप्तान मैं स्वयं हूँगा। मैं अपना काम अपने, मेरी 10 इंद्रियाँ हैं, उन 10 इंद्रियों का मालिक मैं स्वयं रहूँगा और मैं अपना काम करूँगा। वही कारण था जो अब तक मैं काम करता रहा, और आज मैं जिले का प्रधान भी 2012 से लेकर 15 तक मैं रहा हूँ, सिर्फ कार्य की वजह से। कई आंदोलन हमने यहाँ पर सामाजिक किए थे। आपका गौ आंदोलन, महिला का आंदोलन, ऐसे मैंने कई आंदोलन किए हैं। और अब भी जून के महीने में आपके चश्मदीद देखकर आंदोलन दिखाऊंगा। तो आपको पता लगेगा उस आंदोलन में आप भी सेनापति के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत आपका बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और जितना सोचा था उससे बढ़ कर के आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और आर्य समाज का एक सटीक संदेश लोगों तक पहुंचा जो कि हम पहुंचाना चाहते थे। और हमारा भी मानना और कहना यही है कि आप जो भी आचरण लें, माता पिता के सहयोग से या अपने गुरु के सहयोग से समाज में अच्छी चीज़ों को पहुंचाने का काम करें, ना कि किसी को आहत पहुंचा करके। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए उसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको यहाँ पर? ऐसा है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने को समझता हूँ कि बुजुर्गों को पहली बात तो बुलाता कौन है? हर आदमी जो है वो गेट के बाहर बैठक में कर देता कि यहाँ जाओ तुम खांस रहे हो, लेकिन आपने हमें इस काबिल समझा और बुलाया। मैं आपको लंबी आयु के आशीर्वाद देते हुए और जीवन पर्यंत आप स्वस्थ रहें और इस कार्य को बढ़ चढ़ करके आप बढ़ाएं, और इसमें कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती है आपके लिए अर्थ की और किसी चीज़ की, तो मैं उसमें तैयार हूँ आपके सहयोग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड हमेशा की तरह आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सच में ये एपिसोड आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस एपिसोड को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश होने का मौका भी दीजिए। थैंक यू।